Hello, dear students. So, today, as you can see, a topic on the screen of your mobile, and that is present indefinite tense. ये बहुत ही अवेटेड टॉपिक है या मैं कहूँ कि ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, कई बार बड़ी समस्या सामने आती हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे बड़ी आसानी के साथ में और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने एक छोटा सा आपको कुछ दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है और उस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप देखोगे कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में सिर्फ कोई बात एसर्ट की जाए, कहा जाए किसी बात को, ना तो उसमें नकारा जाए ना उसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो जैसे आई लर्न माई लेसन डेली, मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देखेंगे आई है और मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर लर्न है और माई लेसन यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब ध्यान करते हैं हम थोड़ा सा कि हमने देखा सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में एक वर्ब आई है और उसके बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है या जिसे हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। आप इसमें आप एक चीज देखोगे बेटा, द थिंग दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इट आउट कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर यूज नहीं किया गया है किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब को। आप देखेंगे जो लर्न है दिस इज वर्ब एंड माई लेसन इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आई यहां पर क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट। तो आप देखोगे बच्चों कि जो आपका पूरा सेंटेंस है उस सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य होती नहीं है। फिर आप कहोगे कि भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के एक सेंटेंस कैसे बन सकता है? हाउ कैन अ सेंटेंस बी अ सेंटेंस विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब? तो आप ध्यान करिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो के केस में ऐसा यूजुअली होता है। जब हम एफर्मेटिव बनाने जाते हैं तो एफर्मेटिव में हम कभी भी क्या नहीं यूज करते, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम सीधे सीधे मेन वर्ब का यूज करते हैं और इसी वर्ब को हम क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बना देते हैं। अब आप ठीक इसी तरह से तीसरा सेंटेंस आप देखोगे तो इस थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सिंग्स अ सॉन्ग एवरी डे। वो क्या गाता है, हर दिन एक गाना गाता है। तो हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर सिंग होता है गाना और एस लगा हुआ है टू मेक दिस मेन वर्ब सिंगुलर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। हमारे पास में दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। यानी अगर हम देखें तो दो कैटेगरी में हम सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, आइदर दैट विल बी सिंगुलर और दैट विल बी प्लूरल। अगर प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउन में आई, यू, वी, दे, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस है दे आर कंसीडर्ड एज प्लूरल प्रोनाउंस। और सिंगुलर में क्या होता है, ही, शी, इट। ठीक है, ये क्या कंसीडर किए जाते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर। तो हमको जब भी ये दिखाना हो कि ये वर्ब सिंगुलर के साथ में यूज हुई है, प्लूरल के साथ में यूज हुई है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एस या ईएस लगा देते हैं। अब किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ईएस लगाएंगे ये समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब जरा एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों कि एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे यहाँ पर मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैंने आपकी सहजता को ध्यान में रखते हुए कि आपको आसानी से समझ में आए, सहजता से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, दो तरह की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। पहली एफर्मेटिव स्ट्रक्चर जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दूसरी जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको बाद में समझेंगे लेटर ऑन की स्लाइड में, अभी समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू यूज द सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम, ओके, these are called singular subject, this that also are counted as the singular subjects. अब ये singular subject हमने रख दिया, then we use the first form of main verb, ठीक है ना, जैसे इसमें यूज किया है। लेकिन इसके साथ में what we use, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमें ये दिखाना है कि ये जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, इसके इसको हमने सिंगुलरली यूज किया है, तो उसके साथ में हम एस या यस लगा देते हैं इसको सिंगुलर बनाने के लिए। देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जरा इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा ध्यान से विश्लेषण करते हैं इसका कि ये क्या है। रवि सिंग्स वेरी वेल। आप ध्यान करिए, रवि एक नाउन है और ये एक अकेला व्यक्ति है, तो देयरफॉर वी कॉल इट अ सिंगुलर नाउन। क्या बोलेंगे इसको? इट्स अ सिंगुलर, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे या सिंगुलर नाउन कहेंगे, ठीक है ना। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे? हमने सिंग लगाया जो कि मेन वर्ब है, लेकिन चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। और वेरी वेल, ये सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है। तो हमें ध्यान में आ गया, हमें समझ में आ गया कि अगर हम ये कहें कि रवि सिंग्स, रवि सिंह कहना गलत है, रवि सिंग्स वेरी वेल इज अ करेक्ट सेंटेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही रीड्स वेल। अब यहाँ पर रीड फिर से एक बार वर्ब है जिसके साथ में एस लगा हुआ है, तो आप फिर से देखते हैं एस क्यों लगा हुआ है भाई? एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ही फर्दर एक बार फिर से हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब भी हम एफर्मेटिव में कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? उसके साथ में एस या एस लगाना कंपलसरी है। अगर हम कहते हैं कि ही रीड वेल, तो ही रीड वेल जो है वो एक गलत स्ट्रक्चर है। क्या हो जाएगा? रीड वेल एक गलत स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को, रीड वेल को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। आगे एक और सेंटेंस है, ही सेव्स सम मनी एवरी मंथ। वो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचाती है। तो देखो फिर से यहाँ पर सेव करना मतलब बचाना, और यहाँ पर फिर से एस लगा हुआ है क्योंकि ये भी सब्जेक्ट हमारा क्या है? दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड में ये समझते हैं कि हमें एस कहां पर लगाना है, ईएस कहां पर लगाना है और आईएस कहां पर लगाना है। ध्यान करेंगे, जैसे मोस्ट वर्ब्स टेक एस, तो सबसे पहली बात तो ये है सिंपल कि बच्चों ये समझने वाली है कि ज्यादातर जो वर्ब्स होती हैं उनमें आप एस लगा सकते हैं। सिंपल, जैसे हमने कहा वॉक, वॉक्स हो गया, मेक, मेक्स हो गया, ईट, ईट्स हो गया। लेकिन जो ईएस है, ईएस उन वर्ब्स के साथ में लगता है जिन वर्ब्स का लास्ट लेटर या तो एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो या ओ हो। इनमें सभी में अगर आपकी कोई भी हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब किससे एंड होती है? एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स, जेड और ओ से एंड होती है, तो उनके साथ में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं? ईएस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ईएस। देखो जरा, किस डबल एस से एंड हुआ है तो क्या है? ईएस लगाया हमने, किसेस हो गया। फिक्स एक्स पर एंड हुआ है तो ईएस जोड़ा गया है। वॉश एच पर एंड हुआ है, किस एस एच पर एंड हुआ है तो ईएस लगाया है हमने। गो ओ पर एंड हुआ है तो ईएस लगाया है हमने। वॉच वॉचेस यानी ईएस लगा है क्योंकि सी एच पे एंड हुआ है। बज और बजेस, तो ध्यान करेंगे जो भी वर्ब्स आपकी, जिन वर्ब्स के लास्ट में जो वर्ड है लास्ट का वो एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो या ओ हो, उन वर्ड्स में हमेशा हम ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसको प्रोनाउंस करने में मदद करता है इजीली, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर कोई वर्ब आपकी ऐसे एंड होती है जिसमें लास्ट में वाई आया है और उससे पहले जो लेटर आया है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे इसमें आया है वाई और इससे पहले आया हुआ जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, क्या है? आर है। तो उसको हम हमेशा आई एस करके लिखते हैं। जैसे क्राई, तो हमने क्या कर दिया? आई एस, क्राइज हो गया। ट्राई, ट्राइज हो गया। तो इस तरह से हम एस या ई एस या आई ई एस एड करके किसी भी वर्ब को क्या बना सकते हैं? सिंगुलर बना सकते हैं। ये मेरे, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एफर्मेटिव जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसमें बहुत आसान काम है, इसे बिल्कुल भी इसमें कोई समस्या है ही नहीं।
हमें ये समझना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल जिन्हें हम कंसीडर करते हैं आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये क्या है, सब के सब प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम किन्हीं दो नाउन्स को मिला करके एंड से जोड़ दें, कोई दो नाउन एंड से जोड़ दें, जैसे रवि एंड मोहन, हम क्या कहें, रवि एंड मोहन, हम दो नाउन को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों नाउन को एक साथ जोड़ दिया तो ये क्या बन जाते हैं, ये भी प्लूरल बन जाते हैं। आप दो भी जोड़ सकते हो, दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हो, रवि मोहन एंड सोहन कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, रवि मोहन एंड सोहन। आप चार भी कर सकते हैं इसमें। तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि ये जितने भी हैं जो हमने जोड़ करके बनाए हैं, दे आर कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट को जब हम इनके साथ में वर्ब यूज करते हैं तो इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसमें एस आई एस नहीं लगाते, ना आई एस लगाते हैं। इसे सिंपल बना दें, आई सिंग अ सॉन्ग, यू रीड दिस बुक ट्वाइस अ मंथ, दे विजिट द प्लेग्राउंड डेली, यानी ये बिल्कुल बिल्कुल उसके उससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, स्ट्रक्चर को जरा देखें, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बड़ा सिंपल काम है, आप सब्जेक्ट उठाइए, वर्ब उठाइए और दोनों को साथ साथ रख दीजिए और जो बचता है उसको बाद में जोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल काम है। आगे चलते हैं तो अब हम देखते हैं किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अभी तक मैंने आपको एक बात बताई थी, द कॉमन थिंग आई टोल्ड यू, कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, बल्कि मेन वर्ब को ही हम क्या कर लेते हैं, मेन वर्ब को ही हम सिंगुलर या प्लूरल बना करके यूज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। अब क्या किया, हमें यहां पर नेगेटिव बनाते समय, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। क्या है, डू एंड डज। हालांकि ये डू का ही पार्ट है, डज भी, क्योंकि इसमें ईएस जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान होगा कि ईएस हम कहां पर लगाते हैं, हम लगाते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, तो हमने डू में ईएस लगाया और क्या बना दिया, इसको सिंगुलर बना दिया। समझे कि नहीं समझे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हुआ, ही, शी, इट, राम, मोहन, ऐसे करके सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। जब भी हम इनको, इनके साथ में नोट लगाना है यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, डज नोट लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, सब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन वहीं अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, विल यूज डू नॉट। क्या यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हम प्लूरल के साथ में कभी एस या एस नहीं लगाते, इसलिए यहां पर डू नॉट सीधा लगाएंगे। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे रीटा डस नॉट लाइक टू रीड। अब देखो, आप यहां से ध्यान से पढ़ोगे तो रीटा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ये क्या है, दिस इज, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ में हमको डज लगाना है, तो हमने डज लगा दिया, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हम डू या डज लगाते हैं तो नॉट लगाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। रीटा डज नॉट लाइक टू रीड, रीटा को पढ़ना ही पसंद नहीं है भाई, ठीक है ना। अब हमने देखा प्लूरल में, तो प्लूरल में कैसे करेंगे, दे डू नॉट रीड अ बुक, कोई किताब नहीं पढ़ते हैं। तो आप ध्यान करेंगे, दे के साथ में हमने लगाया डू नॉट। क्यों लगाया, क्योंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम डू नॉट का यूज करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, टाइप वन इंट्रोगेटिव। ये टाइप वन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, टाइप वन इंट्रोगेटिव, या हम इनको कह सकते हैं यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव, यानी इनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, हाँ और ना कह करके इनके जवाब को बताया जा सकता है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमने अब वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाई, अब आपको समझ में आ गया कि डू प्लूरल के साथ में यूज करना है और डज सिंगुलर के साथ में यूज करना है, तो इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव ऐसा बनाना है जिसका आंसर यस या नो में आपको चाहिए, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा, या अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। जैसे डू वी प्ले चेस टू एंटरटेन देम, क्या हम चेस इसलिए खेलते हैं कि उन्हें एंटरटेन करें, नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो जैसे शी सिंगुलर है और यहाँ पर वी प्लूरल था तो डू लगाया, और यहाँ पर शी सिंगुलर है तो हम क्या लगा रहे हैं, डज लगा रहे हैं।
तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को बना सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बड़ा आसान काम है, बड़ा सिंपल काम है। डज शी नो मी, क्या वो मुझे जानती है, ठीक है ना। डज ही गो टू दिल्ली एवरी डे, अब हमें एस ई आई एस कहीं भी नहीं लगाना है, बस एस ई आई एस कहाँ लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है डू के साथ में, तो इसलिए डू है, डज भी नहीं लगाना, बस सीधा सीधा हमें वो ट्रांसलेट करना है। आगे चलते हैं। आगे चले तो हमें पता चला कि टाइप टू इंट्रोगेटिव आए। टाइप टू इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड भाई। क्वेश्चन वर्ड व्हाई वेयर व्हाट हुज हूम, ये सारे के सारे दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन को पूछने से पहले आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है कि आप उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है व्हाई डू यू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या यूज किया गया, देखेंगे जरा हम, वाई यूज किया गया। देन स्ट्रक्चर में क्या आया, डू आया, यानी यू हमारा प्लूरल है तो इसके हिसाब से हमने क्या लगाया, वी यूज डू। तो डू क्या है, प्लूरल के साथ में यूज आता होता है, ये जरूरी है लगाना। सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और देखते हैं, वेयर डज रोहन लिव। अब देखोगे, आप बताओगे कि रोहन सिंगुलर है प्लूरल है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर होने की वजह से क्या हो गया, हमने यहाँ पर डज लगा दिया। तो आपको अब तक स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि जब हम क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस है उनको बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज करते हैं। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। व्हाई डू यू किल एनिमल्स, देखो सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर डू आया, फिर यू आया, यू प्लूरल है तो डू आया, किल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एंड एनिमल्स इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ